फ्रॉडोलेंट भ्रष्टाचार या कपटपूर्ण भ्रष्टाचार, कि दोनों व्यक्ति कपटी हैं। अब एक होता है सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार। इसमें क्या होता है, ये संगठन के माध्यम से होता है। जैसे कि मान लो कि प्रणालीगत भ्रष्टाचार मुख्य रूप से संगठन या नियमित प्रक्रियाओं की कमजोरी के कारण होता है। इसमें आप ऐसे मानिए, जो अधिकारी रहते हैं और बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं, उनके आपस में साठगांठ रहती है, सिस्टम में ही पूरा भ्रष्टाचार है। मैंने एक अभी फ्लो बनाया था, शायद मिट गया होगा, है ना। एक होता है टॉप, एक होता है बॉटम, ठीक है भाई, टॉप टू बॉटम। अब मैंने मेरे एक सर हैं, उनसे समझा है कि करप्शन का फ्लो हमेशा टॉप टू बॉटम होता है। मतलब बड़ा अधिकारी, जैसे मान लो यहाँ कोई मान लेते हैं, यहाँ कोई बड़ा अधिकारी ले लेते हैं, नाम नहीं लूँगा, कोई भी बड़ा अधिकारी है, तो वो अगर करप्ट है तो उसके नीचे वाला भी करप्ट रहेगा, उसके नीचे वाला करप्ट रहेगा, उसके नीचे वाला और उसके नीचे का कर्मचारी भी करप्ट रहेगा, क्योंकि करप्शन का फ्लो टॉप टू बॉटम होता है। क्यों? नीचे वाले को भय नहीं है, क्योंकि उसको पता है ऊपर वाला भी तो करप्ट है, मेरे ऊपर कार्यवाही ऊपर वाला ही करेगा, और ऊपर वाला ही अगर वो है दाग लगा हुआ है उसके भी उस पर, तो वो तो क्या मुझे कार्यवाही करेगा, मैं भी दोषी वो भी दोषी। उसको पता है कि उसके ऊपर वाला भी ऐसा ही है, उसको पता है उसके ऊपर वाला भी ऐसा है। तो ये क्या है, इस प्रकार का करप्शन जिसमें ऊपर से करप्शन का फ्लो। अगर ऊपर वाला मजबूत है तो नीचे वालों की हिम्मत नहीं कि रिश्वत ले लिया जाए। इसलिए आप बड़े पद को अगर धारण करोगे तो आपके नीचे के अधिकारी, बाबू वगैरह या छोटे मोटे जो भी अधिकारी हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो रिश्वत ले लें। लेकिन उनको अगर आपकी कमजोरी पता है कि साहब तो चाय वाले के यहाँ से उठाते हैं वो माल वगैरह, यानी कि पैसे वगैरह, ऐसे डायरेक्ट तो लोगे नहीं, ऑफिस में जाकर के रिश्वत, तो पता चल गया उनको, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर उनको कमी पता चल गया, उसके बाद फिर वो समझ जाएंगे कि ये भी भ्रष्टाचारी है। जनरली ऐसा होता है कि करप्शन का फ्लो बॉटम टू टॉप टू बॉटम होता है। एक बॉटम टू टॉप भी हो सकता है, उसके बताएंगे। हाँ, कौन थे? बिल्कुल, अभी बताया ना मैंने। हाँ, ओके, बट एक जो टीचर थे वो पुराने टीचर थे, उनके रिश्तेदार, तो उन्होंने बोला था कि हम इनको रेकमेंड करेंगे, आप इनको। हाँ, तो सर मनी का तो कोई एक्सचेंज बिल्कुल रेकमेंड किया, बिल्कुल। सीबीसी ने बताया ना भाई भतीजावाद, वो भी भ्रष्टाचार है। आप करप्शन का मतलब यही मत समझिए कि रिश्वत लेना देना ही भ्रष्टाचार है। अगर कोई व्यक्ति है किसी नेता के प्रभाव में कि भविष्य में मुझे हो सकता है इससे लाभ मिले या नहीं भी मिले, तो कम से कम संबंध तो अच्छे रहेंगे, उस उद्देश्य से भी अगर किसी ने अगर उसकी मदद करी तो भी वह करप्शन है। करप्शन मतलब यही मत समझिए कि वो भ्रष्टाचार केवल पैसे का होगा, पैसे के बिना भी होगा, और वो नहीं है कि भ्रष्टाचार केवल इलीगली होगा, वो लीगल भी हो सकता है, जैसा भी बताया था। ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है कि टॉप ऑफिसर्स का कंटिन्यूअस काउंसल्स होते रहते हैं, तो अगर टॉप ऑफिसर ईमानदार भी है तो वो बहुत जल्दी से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि हम स्टेबल रहेंगे, नीचे वालों को पता है कि हमारा ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, तो वहाँ भी कितना कोरोना के साथ में एक साथ हॉस्पिटल लोग, तो ये भी एक रीजन है कि पॉलिटिकल ट्रांसफर होते रहते हैं। आप डरे हुए हो, आपको डर लगता है कि मेरा ट्रांसफर ना हो जाए, तो ले लीजिएगा। चलिए, मैं मजाक कर रहा हूँ ना, ऐसा उनके ऊपर व्यक्तिगत कोई बात नहीं कह रहा मैं। बिल्कुल ऐसा रहता है, बहुत सारे ऑफिसर के साथ में यही होता है कि उनको परेशानी से, मान लो अभी सीहोर की एक घटना बताऊँ। हमारे मिलने वाले तहसीलदार सर हैं, मिलने वाले का मतलब गलत मत समझना है ना, मिलने वाले का मतलब एक ही जिले के, इसलिए थोड़ा, तो उन्होंने, उनका क्या ट्रांसफ़र कहाँ हो गया, विदिशा में हो गया। पहले शायद वहाँ पर हो गया था अनूपपुर में, तो उनका क्या हुआ, बच्चा वहीं पढ़ता है, अब बच्चा स्कूल में पढ़ता है, ट्रांसफ़र हो गया तो बेचारे बच्चे की पढ़ाई भी गई। तो कई सारे ऑफिसर क्या कर लेते हैं, वो सेटल हो जाते हैं, कई सारे लोग तो उनका मन बना लेते हैं कि इस जिले में रहा जाए, वो एक अलग उद्देश्य पर, उसका बच्चा कम से कम पढ़ रहा था, अब वो बच्चे का, वो अधिकारी गया तो बच्चे को भी जाना पड़ेगा, और बड़े बच्चे की पढ़ाई। तो कई लोग क्या करते हैं, अपनी समझौता कर लेते हैं। हालांकि ये गलत है सिद्धांतों से समझौता करना, कि अधिकारी के जीवन में ट्रांसफर एक प्रक्रिया है, कोई दंड नहीं है। आप 2 साल से ज़्यादा किसी जिले में ठहर ही नहीं सकते, ठीक है, ये कानून बना हुआ। अभी आप देखो, इतने जिलों के कलेक्टरों के ट्रांसफर हो चुके हैं, एडीएम बदल चुके हैं, अभी शुरुआत में एसपी बदले थे, सब बदल चुके हैं चुनाव के दौरान। अब नहीं बदलेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे ये
ये क्या है? हाँ, ये स्टार्ट होने वाला है, तो अब नहीं बदलेंगे ना। तो क्या है, ये एक प्रक्रिया है कि आप 2 साल से ज़्यादा या एक नियमित रहता है, कानून नहीं है, बस एक प्रक्रिया है। इससे ज़्यादा समय तक आप किसी जिले में ठहर नहीं सकते। अब कई लोग को लगता है कि वो समझौता कर लेते हैं कि यार बच्चे की पढ़ाई कहाँ बाधित करे, तो बोल देते हैं किसी बड़े साहब से कि साहब मुझे यहाँ अटैच कर दो, है ना, अपने विभाग में अटैच कर दो, मैं यहीं पढ़ा रहूँगा और बच्चे की पढ़ाई वगैरह भी हो जाएगी। कई सारे लोगों को परेशान हो जाते हैं कि बार बार ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो फिर वो सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं। अब आप तय आपको करना है कि आपको सिंघम बनना है, दबंग बनना है, या जो भी हम बोले बड़े दमदार अधिकारी बनना है ना, ये मिस्टर मिश्रा बनना है, या फिर आपको तय कर लीजिए आपको कोई करप्ट अधिकारी बनना है। तो कई बार कई लोग सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं, कई लोग नहीं करते। समझ पाए? ठीक है। एक होता है बॉटम टू टॉप भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल यही होगा, पर जनरली ऐसे भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है। अगर नीचे वाला व्यक्ति ये करप्ट है, ऊपर वाले को भी बोल देगा साहब साहब साहब, तो धीरे धीरे एक दिन साहब सुन ही लेंगे, हाँ ठीक है, फिर वो साहब को कर ही देगा। तो फिर एक ये भी हो सकता है कि नीचे वाला करप्ट हो, ऊपर वाले को करप्ट कर दे, फिर उसके ऊपर वाले को कर दे, ये बात अलग है ना। पर जनरली ऐसा होता है, क्योंकि अगर ये पावरफुल है, आप इस पे काम करेंगे। आप एक राजपत्रित अधिकारी बनने जा रहे हो, चाहे आप पीसीएस पास करोगे या यूपीएससी पास करोगे, एक राजपत्रित अधिकारी हो, और आपके लिए पावर इतना रहेगा कि आपको जनरली कोई हटा नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा करेगा क्या? ट्रांसफ़र करेगा। तो ईमानदार बनो, ठीक है, ईमानदार बनोगे। चलिए नेक्स्ट है प्रणालीगत, हो गया ना। इसमें भी क्या करते हैं, एजेंटों से सांठ-गांठ कर लेते हैं, सिस्टम के भीतर ही पता चल जाता है सिस्टम की कमजोरियां, उसी का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। ये प्रणालीगत भ्रष्टाचार है। कपटीपूर्ण बता दिया ना, दोनों पक्ष भ्रष्टाचारी हो। अगर रिश्वत देने वाला, इसीलिए इसको रोकने के लिए 2018 में क्या किया गया था, जो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम था उसको संशोधित किया गया था। उसमें अमेंडमेंट किया गया था कि पहले केवल भ्रष्टाचार मतलब रिश्वत लेने वाला ही अपराधी माना जाता था 2018 से पहले। फिर 2018 में क्या संशोधन किया कि अब रिश्वत देगा ना, वो भी अपराधी माना जाएगा, उसको भी सजा मिलेगी। जितना सामने वाला अपराधी है, अगर वो ले रहा है तो वो तो सजा का हकदार ही, लेकिन अगर वो दे रहा है तो वो भी सजा का हकदार है। तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग डरने लगे, अब रिश्वत जनरली देते नहीं है। नहीं तो ज्यादातर भ्रष्टाचार आप देखोगे बाह्य प्रेरित होता है। कोई अधिकारी को डर लगता है अपने पद का, पर वो क्या करता है, अधिकारी अपने पद से डरता है कि इस व्यक्ति के साथ में ऐसा ना हो जाए, इस व्यक्ति के साथ में ऐसा ना हो जाए, फिर सामने वाला बाह्य प्रेरित करता है। सर तो क्या होता है कि करप्शन क्या होता है, बाह्य प्रेरित ज्यादा होता है। इसीलिए फिर 2018 में संशोधन किया गया कि अगर कोई व्यक्ति रिश्वत देगा तो भी उसको भी क्या अपराधी माना जाएगा। और फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट ये भी किए गए थे कि कोई व्यक्ति अगर अपराधी है तो उसको 7 साल की सजा, इतना जुर्माना वगैरह, ये सारी चीज भी अमेंडमेंट में की गई थी। तो हम लोगों ने क्या क्या जाना, टाइप्स ऑफ करप्शन, ठीक है, और कैटेगरी भी हमने देख ली, भ्रष्टाचार की कैटेगरियां कौन कौन सी हैं। उसके बाद में इसको अल्पतम करने के उपाय हैं, तो कल आप सभी लोग इसको पढ़ के आएंगे, मतलब मंडे के दिन। अल्पतम करने के उपाय में आप क्या क्या पढ़ोगे, लिख लीजिए। भ्रष्टाचार को मिनिमाइज करने के, करप्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या उपाय हैं उसको आप देखेंगे, है ना, अप्रोचेस टू मिनिमाइजिंग करप्शन। तो आप लिखें, इसमें आपको पढ़ के आना है। एक तो नियम है भ्रष्टाचार, लिखें भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988, 1988 लिखें, इंग्लिश में लिखें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इसी के साथ में ऑब्लिक लगा के, कुछ भी लगा के लिख ले। इसमें 18 में संशोधन किया गया, संशोधन भी पढ़ के आना है, ठीक है। लिख लें भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम 2018, उसमें बीच में अमेंडमेंट लिख लें, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 2018, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018। ये सभी लोग पढ़ के आएंगे। इसके बाद में लिखेंगे आप बेनामी संपत्ति, ये भी आपको अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, कई बार आ जाता है चर्चा में, ये फलाने व्यक्ति के यहाँ पर उसके नाम से उतनी संपत्ति मिली, पत्नी के नाम पे इतनी संपत्ति मिली, तो ये जनरली ऐसा होता है। देखिए बेनामी संपत्ति व लेन देन, बेनामी संपत्ति व लेन देन
प्रतिषेध अधिनियम 1988, बेनामी संपत्ति व लेन देन प्रतिषेध अधिनियम 1988। लिखें इंग्लिश वाले, बेनामी प्रॉपर्टी एंड ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। हाँ, बेनामी को बेनामी लिखा गया, बेनामी प्रॉपर्टी एंड ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988। लिख लिया। अगला पढ़ेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशल ब्लोवर्स एक्ट 2014, 2014 का विशल ब्लोवर अधिनियम। विशल ब्लोवर एक्ट 2014, ठीक है, हिंदी में भी यही लाएगा, विशल ब्लोवर, विशल ब्लोवर अधिनियम 2014। लिख लिया। नेक्स्ट लिखें, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, फ्यूगिटिव, FUGITIV, फ्यूगिटिव, देखिए फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। ये कब लाया गया था? जब विजय माल्या भारत छोड़ के भाग गए थे, फिर उसके बाद नीरव मोदी और एक और थे ना, मेहुल चोकसी, तो ये सारे लोग, इनके लिए, इनके खिलाफ लाया गया था। तो लिख लिया, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। नेक्स्ट लिखें, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसको भी अच्छे से पढ़ के आना, ये बहुत आगे भी काम देगा आपको जब प्रशासन में भी आप चले जाओगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो इस एक और लिख लें, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013, लोकपाल एंड लोकायुक्त अधिनियम 2013, लोकपाल एंड लोकायुक्त, लोकपाल एंड लोकायुक्त अधिनियम 2013, लोकपाल एंड